यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक उड़ाने का एक वीडियो जारी किया है। एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से टैंक को उड़ा दिया गया है। दावा ये कि यूक्रेन में ही बने एंटी टैंक मिसाइल से यूक्रेनी सैनिक रूसी टैंकों को लगातार निशाना बना रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन से। यूक्रेन की सेना ने ये वीडियो जारी किया है। इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एंटी टैंक मिसाइल से उड़ाया गया रूस का टैंक लगातार यूक्रेन की तरफ से रूस को जंग में परास्त करने के दावे पर दावे किए जा रहे हैं। और आज ये एक और नया दावा जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन में ही बने एंटी टैंक मिसाइल से यूक्रेनी सैनिक रूसी टैंकों को लगातार निशाना बना रही है। रूस की सेना कई दिन से कीव से कुछ किलोमीटर दूर है। देर रात उसने इरपिन इलाके में घुसने की कोशिश की। इरपिन कीव से कुछ ही दूरी पर है। वहीं कीव में यूक्रेनी सेना रूसी आक्रमण से निपटने की तैयारी में लगी है। आइए कीव की तैयारियों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां बंकर बनाए जा रहे हैं और रूसी टैंकों को तबाह करने की तैयारी की जा रही है। गोला बारूद भी जमा किया गया है। यूक्रेन का दावा है कि उसके 1 लाख नागरिकों ने अपने हाथों में हथियार उठा लिए हैं। और ये तस्वीर देखिए कीव में तैयारियों की रूसी सेना को रोकने की। एंटी टैंक हैंडबोग लगाए गए हैं यहाँ पर रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। यहाँ पर जो नागरिक हैं वो बैरिकेड्स बना रहे हैं। तो सैनिकों के साथ साथ इन तमाम लोगों में आम नागरिक भी शामिल हैं, जो हर हाल में रूसी सैनिकों को राजधानी कीव पर कब्जा करने से रोकने के लिए यहाँ कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। सड़कों पर बारूदी सुरंग बनाई गई है और टैंक्स की रफ्तार धीमी करने के लिए यहाँ पर हैंडबोग लगाए गए हैं। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। और मेडिकल एड्स यहाँ पर जमा की जा रही है। मेडिकल सप्लाई, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में दवाओं की कोई कमी ना हो, जरूरी दवाएं यहाँ पर इकट्ठा की जा रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो यूक्रेन से आ रही है। यूक्रेन के दक्षिणी शहर मारिउपोल में सीज फायर के बाद फिर शुरू हुआ रूस का हमला। एक अटैक के बाद सुपरमार्केट में लगी आग है। आसमान की ओर काला धुआं उठ रहा है। लोग जैसे तैसे शहर छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं। तो लगातार यूक्रेन पर अटैक्स किए जा रहे हैं और ये ताजा तस्वीरें आपके सामने, जहां एक और हमला किया गया। मारिउपोल छोड़ने की कोशिश में आम नागरिक नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार यहां बमबारी की जा रही है। सुपरमार्केट की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा देते हैं और ये देखिए किस तरीके से सड़क पूरी तरीके से वीरान हो चुका है। आग की लपटों में घिरा हुआ ये सुपरमार्केट और लोग अगल बगल आपको खड़े नजर आ रहे हैं जो अब यहां से निकलने की फिराक में हैं। मारिउपोल की ये ताजा तस्वीरें आपके सामने और तस्वीरें आपको अब आगे दिखाते हैं। जिस वक्त ऑपरेशन गंगा के तहत फ्लाइट लौट रही थी, उसी वक्त केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा भारतीय छात्रों के स्वागत के लिए मौजूद थे। देर रात 2 फ्लाइट्स भारत लौटी हैं, जिनमें 400 से ज्यादा भारतीय छात्र देश वापस लौटे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री को, जो उनकी अगवानी के लिए वहां मौजूद थे। ऑपरेशन गंगा के तहत अलग अलग फ्लाइट से भारतीय छात्र जो वहां युद्ध के हालात में फंसे हुए थे वापस लौट रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है। इसके साथ ही हम आपको बता दें यूक्रेन की सेना ने अब एक वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी करके रूस की एक मिसाइल मार गिराने का दावा यूक्रेन ने किया है। आपको बता दें एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से रूसी क्रूज मिसाइल को आसमान में डिस्ट्रॉप किया गया है। क्रामट्रॉक में की गई ये पूरी कार्रवाई है। ये तस्वीरें आपके सामने। और अब से कुछ देर पहले जो आप सायरन की आवाज सुन रहे थे वो कीव में बज रही थी। और ये ताजा तरीन दावा जो यूक्रेन की तरफ से किया गया है। यूक्रेन की सेना ने ये वीडियो जारी कर रूस की एक और मिसाइल मार गिराने का दावा किया है। एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से रूसी क्रूज मिसाइल को आसमान में डिस्ट्रॉय किया गया। ये वीडियो जारी किया गया और ये सायरन की आवाज आप कीव में लगातार सुन रहे हैं। तो लगातार दावे पर दावे किए जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ से, कभी रूस की तरफ से। और ये ताजा जो दावा है वो यूक्रेन की तरफ से किया गया है। पुतिन ने साफ साफ कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच कोई देश आने की हिम्मत ना करे। दरअसल यूक्रेन नो फ्लाई जोन की मांग पश्चिमी देशों से कर रहा है। पुतिन ने साफ कहा है कि जो ऐसा करेगा वो रूस का दुश्मन बन जाएगा।
कभी हेलीकॉप्टर से अटैक। यह है रूस की वो रणनीति जिसकी काट फिलहाल यूक्रेन के पास नहीं दिख रही है। यही वजह है कि यूक्रेन बार बार रूस के विमानों की उड़ान रोकने के लिए नो फ्लाई जोन बनाने की मांग कर रहा है। Хочемо запровадити закриття неба, тому що конкретно вбивають наших людей. Це відбувається, причому з території Білорусі і з території Росії вилітають ці ракети, бомби, ескандери, літаки, бомбардировщики. हवाई हमलों से हुई तबाही की ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि आखिर यूक्रेन नो फ्लाई जोन को क्यों चाह रहा है। रूस ने 500 मिसाइलें बरसाकर यूक्रेन को पस्त कर दिया है। खार्किव के सेंट्रल स्क्वायर के ये धमाके यूक्रेन को दहलाने के लिए काफी है। रूस के हमलों में कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। वो भी तब जब रूस ने पूरी हवाई ताकत से हमला नहीं किया है। कई जगह यूक्रेन ने रूसी विमानों और हेलीकॉप्टरों को गिराया है। यूक्रेन इन तस्वीरों को दिखा जरूर रहा है, लेकिन ये तस्वीरें नाकाफी हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन की हवाई ताकत में बहुत फर्क है। रूस के पास 1000 से ज्यादा 4th जनरेशन के लड़ाकू विमान हैं, जबकि उसके मुकाबले में यूक्रेन के पास सिर्फ 100 4th जनरेशन के लड़ाकू विमान हैं। यूक्रेन के पास कुल 210 विमान हैं, जबकि रूसी वायुसेना के पास कुल 3800 से ज्यादा विमान हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया है कि अगर किसी देश ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया तो उसे रूस अपना दुश्मन मानेगा। किसी भी देश ने अगर यूक्रेन के आकाश पर नो फ्लाई जोन बनाने की कोशिश की तो उसे हम अपना दुश्मन मानेंगे। नो फ्लाई जोन घोषित होने का मतलब है कि उस क्षेत्र से कोई विमान नहीं उड़ेगा। अगर नाटो ये लागू करता है तो उसे रूसी विमानों पर अटैक करना होगा। ऐसे में युद्ध की संभावना बन जाएगी। तब ये युद्ध यूक्रेन बनाम रूस ना होकर विश्व युद्ध बन जाएगा। यही वजह है कि नाटो यूक्रेन को हथियार देने के लिए तैयार तो है, लेकिन नो फ्लाई जोन की गारंटी देने को तैयार नहीं। The only way to actually implement something like a no-fly zone is to send NATO planes into Ukrainian airspace and to shoot down Russian planes, and that could lead to a full-fledged war in Europe. President Biden has been clear that we are not going to get into a war with Russia, but we are going to tremendous lengths with allies and partners to provide Ukrainians with the means to effectively defend themselves. यूक्रेन को डर सता रहा है कि अगर रूस ने पूरी ताकत से हवाई हमला किया तो यूक्रेन युद्ध में टिक नहीं पाएगा। यही वजह है कि यूक्रेन तुरंत नो फ्लाई जोन चाहता है, लेकिन उसकी ये मांग पूरी होती फिलहाल नहीं दिख रही है। देखिए, आपको यहाँ ये समझाना जरूरी है कि जो सलूक इस वक्त रूस यूक्रेन के साथ कर रहा है, कुछ वैसा ही भारत के साथ करने का मंसूबा ना पाल सके चीन। इसलिए भारत ने 21 महीनों के अंदर 70,000 जवानों की ऐसी फौज तैयार कर ली है जो चीन के अतिक्रमण का जवाब देने में पारंगत होगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूक्रेन में बम बरस रहे हैं। यहां की जनता रूसी सैनिकों के खिलाफ निहत्थी खड़ी होकर प्रतिकार कर रही है। यूक्रेन की सीमा के अंदर घुसे रूसी सैनिकों को यूक्रेन की सेना से ज्यादा वहां की आम जनता की ताकत डरा रही है। भारत के साथ ऐसा कुछ ना हो। भारत के साथ लगातार तनाव बढ़ाने वाले चीन के खिलाफ तैयारी जरूरी है और ये नजारा है उसी तैयारी का। भारत अपने पड़ोसी देश चीन को लेकर काफी सतर्कता बरत रहा है। इसी सतर्कता की बदौलत चीन के अतिक्रमणकारी मंसूबे पूरे नहीं हो रहे और वो भी फूंक फूंक कर कदम रखने को मजबूर है। चीन को इसी हाल में रखने के लिए भारत ने चीन स्पेशल सैन्य टुकड़ी का युद्धाभ्यास किया, जिसमें हवाई हमलों की सूरत में दुश्मन के दांत खट्टे करने की हर चाल का परीक्षण किया गया।
आज से 21 महीने पहले पूर्वी लद्दाख के गलवान में भारत और चीन की सेनाओं का खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें 20 जवानों की कुर्बानी हुई, वहीं 40 चीनी सैनिक भी मारे गए। इस खूनी संघर्ष के बाद चीन बौखलाया जरूर था, लेकिन वो आगे ऐसा कुछ करने से डर भी रहा है। इसी डर को कायम रखने के लिए भारत ने जल थल नभ में चीन के खिलाफ स्पेशल फोर्सेस का गठन किया। भारत ने ये ताजा युद्धाभ्यास सिलीगुड़ी गलियारे में किया है, जिसका मुजाहिरा खुद थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने देखा। भारतीय थल सेना 21 महीने पहले पूर्वी लद्दाख में हुए हिंसक झड़प के बाद से ही 3488 किलोमीटर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चुनौतियों को लेकर बेहद चौकन्ना है और पूरी तरह तैयार है। ये तो बहुत ऑब्वियस है कि चीन अब कोशिश जरूर करेगा रशिया से लेसन्स लेके कि वो जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं ताइवान के साथ और इंडिया के साथ, वो किसी तरह से इनको सॉल्व करे और शायद ये प्रीएम्प्टिव या इस टाइप की हथकंडे करने के लिए भी लेसन्स ले सकता है। भारत ने इसके लिए ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी है। सेना का मानना है कि यूक्रेन पर जो हमला रूस ने किया, उससे हमें भी सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी भी अपनी ज्यादा ताकत के गुमान में हमारी सीमाओं पर खुराफात करने का मंसूबा पाल सकती है। ऐसे में हम किसी भी सूरत में उत्तरी सीमाओं पर से अपना ध्यान हटा नहीं सकते। भारतीय सेना रणनीतिक रूप से संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भी खतरों से मुक्त बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। ये सकड़ा सा गलियारा उत्तर पूर्व के राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। ये 2017 के सिक्किम भूटान तिब्बत तिराहे पर डोकलाम में चले 72 दिनों के सैन्य संघर्ष के वक्त भी सुर्खियों में आया था। भारतीय बलों ने तब PLA को सिलीगुड़ी कॉरिडोर से अलग जामफेरी रिज की तरफ अपना मोटरेबल ट्रैक का विस्तार करने की कोशिशों पर पानी फेरा था। इससे पहले भी चीन के साथ सीमा पर तनाव हुआ करते थे, लेकिन बातचीत के जरिए मामला महीने 2 महीने में सुलझ जाता था और वो पीछे हट जाया करते थे। लेकिन इस बार शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीनी सेना ज़्यादा आक्रामक हो गई है। इसलिए हमें हर स्तर पर खतरों का आकलन करके पहले से ज़्यादा तैयारी के साथ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। और शायद इसलिए भारत ने स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस का सबसे सटीक परीक्षण आज ही किया है। ब्रह्मोस मिसाइल के सफल प्रक्षेपण के बाद भारतीय नौसेना ने कहा कि हमारी INS चेन्नई से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की सटीकता का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। परीक्षण के दौरान मिसाइल को अपने टारगेट पर सटीक हमला करने में सफलता मिली है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि रूस ने हमें जो S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रखा है, उसकी तैनाती भी चीन से लगे बॉर्डर के मद्देनजर ही कर दी गई है। यही है यूक्रेन युद्ध के बीच चीन से अपनी हिफाजत का इंडियन ग्रैंड प्लान। आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां इधर गोदार में यूक्रेन की इमारतों से रूसी सेना ने यूक्रेन के झंडे हटाने शुरू कर दिए हैं। तो यूक्रेन के झंडे हटाने शुरू कर दिए गए हैं। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस की इमारत से ये झंडे हटाए गए हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, रूसी सैनिक यहां पहुंचे और यूक्रेन की सेना के झंडे यहां से हटाने शुरू किए। रूसी सैनिक इमारतों से यूक्रेनी झंडे हटा रहे हैं। ये नीला और पीला झंडा आप देख रहे हैं, वो यूक्रेन का फ्लैग है, इसे हटाया जा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। यूक्रेन की राजधानी कीव में फिर से हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त पूरे शहर में सायरन की आवाज लगातार सुनाई दे रही है, यानी रूस ने फिर से कीव पर हवाई हमला किया है। और ये सायरन जिसकी आवाज इस वक्त आप सुन रहे हैं, ये उस हवाई हमले से पहले की है। आपको बता दें, इस वक्त पूरे शहर में सायरन की ऐसी ही आवाज सुनाई दे रही है और इसका मतलब ये कि रूस ने फिर से कीव पर हवाई हमला किया है, जिसका अलर्ट इस सायरन के द्वारा जारी किया गया है। तो कीव से ये ताजा खबर आपके सामने, एक बार फिर से हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है यूक्रेन की राजधानी कीव में। और हमले के अलर्ट से पहले इस सायरन को बजाया गया, जिससे लोग अलर्ट हो जाए, यानी रूस ने एक बार फिर से कीव पर हवाई हमला किया है। बड़ी खबर आपको बता दें जो खार्किव से आ रही है, जहां सड़क पर रूस का बड़ा सैन्य दस्ता
यहां उसकी मौजूदगी देखी गई है। रूस के दस्ते में S-400 डिफेंस सिस्टम भी दिखा है। ड्रोन हमले को नाकाम करने को रूस यहां पर तैयार है। तो खार्किव में सड़क पर रूस की सेना का ये बड़ा दस्ता इस वक्त देखा जा सकता है। रूस के दस्ते में S-400 डिफेंस सिस्टम भी नजर आ रहा है और किसी भी तरह के ड्रोन के हमले को नाकाम करने के लिए भी यहां रूस की सैनिक तैयारी के साथ पहुंचे हुए हैं। तो ड्रोन से कहीं यूक्रेन की सेना रूस के इस दस्ते पर हमला ना कर दे, इसके लिए भी वो तैयार है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर एक बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के एक मिलिट्री बेस पर कब्जा करने का ऐलान किया गया है। दावे के मुताबिक ये वीडियो फुटेज खेरसोन के इलाके की है। तस्वीरों में दिख रहा है यूक्रेनी सेना बड़ी संख्या में हथियार के साथ, देखिए बड़ी संख्या में हथियार भी नजर आ रहे हैं। टैंक सब छोड़ करके भाग गए हैं रूसी सेना और रूस के मुताबिक, माफ कीजिएगा, यूक्रेनी सेना और रूस के मुताबिक इस सैनिक बेस पर यूक्रेन के तकरीबन 4000 सैनिक रहते थे, जो कि अब इस जगह को छोड़कर भाग गए हैं। आप पूरी तरीके से देख सकते हैं ये बेस खाली नजर आ रहा है। यही दावा किया जा रहा है रूस की तरफ से। और ये 3 तस्वीरें अब आपके सामने, आपको बता दें पहली तस्वीर कीव की है। आप देखिए किस तरीके से वहां भी लोग नदारत नजर आ रहे हैं। यूक्रेनी सेना, ये जो ताजा तस्वीरें आपने देखी अभी, वो यूक्रेनी बेस की वो तस्वीर थे जिस पर रूस ने ये दावा किया है कि सेना अब उस जगह को छोड़ करके भाग गए हैं। तो ये 3 तस्वीरें इस युद्ध को लेकर के आपके सामने, किस तरीके से यूक्रेन और रूस एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें गवाही दे रही है कि इस वक्त स्थिति वहां की कैसी है। तो रूस की सेना कई दिन से कीव से कुछ किलोमीटर दूर है। देर रात रूस की सेना ने इरपिन इलाके में घुसने की कोशिश की। इरपिन कीव से कुछ ही दूरी पर है। वहीं कीव में यूक्रेनी सेना रूसी हमले से निपटने की तैयारियों में लगी हुई है। तो कीव किस तरीके से तैयारी कर रहा है रूसी सेना को रोकने के लिए, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ बंकर बनाए जा रहे हैं और रूसी टैंकों को तबाह करने की तैयारी की जा रही है। जो बंदूक हैं, हथियार हैं, वो जमा किए जा रहे हैं। एंटी टैंक हैजहोग यहाँ पर लगाए गए हैं, बैरिकेड्स बनाए जा रहे हैं। और इस तमाम तैयारी जो कर रहे हैं सिर्फ यूक्रेनी सैनिक ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी इसमें शामिल है। देखिए किस तरीके से वो यहाँ पर बैरिकेड लगा रहे हैं ताकि रूसी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक सके। हैजहोग यहाँ पर लगाए गए हैं, बंदूक हथियार इकट्ठा किया जा रहा है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि यूक्रेन के 1 लाख नागरिक हथियार उठा चुके हैं और सड़कों पर बारूदी सुरंग भी बनाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा, आर्थिक मदद और रूस पर प्रतिबंध लगाने को लेकर बात की गई। अमेरिका ने कहा कि रूस को कीमत चुकानी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से फोन पर बात की है। सुरक्षा, आर्थिक मदद और साथ ही रूस पर प्रतिबंध लगाने को लेकर दोनों के बीच ये बातचीत हुई है, जिस बातचीत में अमेरिका ने कहा है कि रूस को इस युद्ध की भारी कीमत चुकानी होगी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें रूस यूक्रेन जंग में रूसी रक्षा मंत्रालय का एक बड़ा दावा है। यूक्रेन के 2100 से ज्यादा सैन्य ठिकाने तबाह करने का दावा किया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय का ये बड़ा दावा, लगातार दावों की बौछार हो रही है। अब ऐसे में दावा ये कि यूक्रेन के 2100 से ज्यादा सैन्य ठिकाने तबाह किए गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म करने के लिए आज या कल तीसरे दौर की बातचीत होगी। हालांकि उससे पहले ही रूस के विदेश मंत्री ने बातचीत के नतीजे को लेकर निराशा जाहिर कर दी है। इसलिए एक दूसरी कोशिश भी हो रही है जिसमें किसी तीसरे देश से मदद मांगी जा रही है ताकि पुतिन के हमले रोकने के लिए समझाया जा सके। और इस कोशिश में सबसे बड़ी उम्मीद भारत की प्रधानमंत्री से भी है, जिनसे जेलेंस्की सरकार भी मदद की अपील कर रही है। रूसी टैंकों के आगे बढ़ने की ये तस्वीरें कीव की हैं। जब राजधानी कीव में रूसी टैंकों का खौफ बढ़ने लगा तो यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। इसके लिए 3 देशों पर दुनिया की नजरें हैं जो रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता से तबाही मचाते इस युद्ध को रोक सकते हैं। इजराइल, तुर्की और हमारा भारत। तो दुनिया के 3 नेताओं पर उस युद्ध को रोकने की उम्मीद की जा रही है जो एक लोकतांत्रिक देश का खंडर बनाते जा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट
तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दो देशों की इस जंग के चलते तीन महादेशों के बीच तनाव का माहौल और पूरी दुनिया पर महंगाई और आर्थिक संकट का खतरा। और इतने बड़े खतरे को बातचीत के रास्ते खत्म करने के लिए यूक्रेन ने पीएम मोदी से मदद मांगी। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अपील की है कि रूस के साथ अच्छे संबंधों की वजह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से बात करें और युद्ध खत्म करने के लिए समझाएं। Prime Minister Modi, we call on him to continue reaching out to President Putin and explaining to him that this war is against the interests of all. जब यूक्रेन ने पीएम मोदी से अपील की, उसी वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री गुप्त तरीके से मास्को पहुंचे और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की। उसके बाद बेनेट ने जेलेंस्की से भी फोन पर बात की, लेकिन दोनों नेताओं से क्या बात हुई इसका खुलासा अभी बाकी है। पर यह तय है कि युद्ध खत्म कराने के लिए कई मोर्चों पर कोशिशें हो रही हैं। यूक्रेन कई देशों के संपर्क में है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन की ओर से दावा किया गया है कि जेलेंस्की ने तुर्की की राजधानी अंकारा में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने की इच्छा जताई है। यानी जिद छोड़ जंग खत्म करने की ओर बढ़ रहा है यूक्रेन। तो अब सवाल है कि यूक्रेन में सीज फायर और शांति का फार्मूला दुनिया के किस शहर से निकलेगा? मॉस्को, अंकारा या फिर नई दिल्ली? रूस यूक्रेन जंग को खत्म कराने में भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है, ये दुनिया मानती है, क्योंकि मौजूदा वक्त में रूस के साथ जो भारत का पुराना और परखा हुआ रिश्ता है वो दुनिया के किसी दूसरे देश के साथ नहीं। जाहिर है दुनिया में ये बड़े बदलाव का संकेत है कि एशिया, यूरोप और अमेरिका की लड़ाई खत्म करने के लिए आज भारत से उम्मीदें हैं। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, रूस यूक्रेन वार्ता को एक तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, देशद्रोह के आरोप में की गई हत्या, यूक्रेनी वार्ताकार डेनिस क्रीव की हत्या हुई है। आपको बता दें, डेनिस 2 दौर की बातचीत में शामिल थे और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि इन वार्ताकार यानी डेनिस की हत्या हो गई है। यूक्रेनी वार्ताकार डेनिस क्रीव की हत्या हो गई है। देशद्रोह के आरोप में यह हत्या की गई है। आपको बता दें कि डेनिस 2 दौर की बातचीत में शामिल थे और ऐसे में उनकी हत्या कर देना कई बड़े सवाल खड़े करता है। रूस यूक्रेन वार्ता को एक तगड़ा झटका लगा। डेनिस क्रीव इस वार्ता में शामिल थे और अब उनकी हत्या कर दी गई है। हो सकता है इस खबर से, इस डेनिस की हत्या से बहुत बड़ा एक असर जो है पड़ना वो जरूर पड़ेगा, क्योंकि बातचीत का दौर जो है वो भी अभी लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक उड़ाने का एक वीडियो जारी किया है। एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से इस टैंक को उड़ा दिया गया है। दावा है कि यूक्रेन में ही बने एंटी टैंक मिसाइल से यूक्रेनी सैनिक रूसी टैंकों को निशाना बना रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन की सेना ने ये वीडियो जारी किया है और इस वीडियो को जारी कर ये दावा किया गया है कि यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक को उड़ा दिया। एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से इस टैंक को उड़ाया गया है और ये यूक्रेन में ही बना था एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम। यूक्रेन के दक्षिणी शहर मॉरियुपोल में सीज फायर के बाद फिर से शुरू हुआ है रूस का हमला। एक अटैक के बाद सुपरमार्केट में ये आग लगी है। आसमान की ओर काला धुआं उठ रहा है। लोग जैसे तैसे शहर छोड़कर भागने की कोशिश में हैं। ये सुपरमार्केट के बाहर की तस्वीर है जहां धमाके के बाद आग लगी और देखिए लोग किस तरीके से जान बचाकर भाग रहे हैं। इस माहौल में उनकी जान बच जाए, इस वक्त उनके लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी है। मॉरियुपोल की ये तस्वीर है, सुपरमार्केट में धमाके के बाद ये आग लगी है। धुआं देखिए, धुएं का गुबार आसमान में उठ रहा है और लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर आम नागरिकों से अपील की कि रूस के खिलाफ मुकाबला जारी रखें। जेलेंस्की ने अपने देश को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन की 1 मीटर जमीन को भी बचाना है। ये जीवन में एक बार मिलने वाला है। सभी शहरों में जहां भी दुश्मन नजर आए पलटवार कीजिए। तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति की आम लोगों से अपील, 1 मीटर भी जमीन बचाना है और जब भी मौका मिले आप
और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क में रूसी सेना पर फायरिंग करने का आरोप है। आम नागरिक रूस के सैन्य काफिले के सामने अड़ गए और वापस जाने को कहा, जिसके बाद रूस की सेना ने निहत्थे नागरिकों पर फायरिंग शुरू कर दी। कुछ प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर है। इस फायरिंग में तस्वीरें आप देख रहे हैं लुहांस्क की, जहां पर रूसी सैनिकों को रोकने के लिए उनके सामने यूक्रेन के आम लोग, आम नागरिक खड़े हो गए और रूसी सैनिकों को वापस जाने के लिए कहने लगे। और इसी नोकझोंक के बीच रूसी सैनिकों ने आम निहत्थे नागरिकों पर फायरिंग शुरू कर दी। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, जहां अचानक फायरिंग के बाद वहां भगदड़ मच गई और इस फायरिंग में कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। Вы чё, блядь? Что ты? और देखिए, यूक्रेन के पूर्व में पड़ता है डोनबास इलाका। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डोनबास के नागरिकों से अपील की है कि वो रूस की सेना का प्रतिरोध करें। ये वही इलाका है जिनमें यूक्रेन के अत्याचारों का जिक्र कर रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी है। ये है यूक्रेन के पूर्व का डोनबास इलाका, जहां बीच बीच में गोलीबारी की आवाजें सुनाई दे जाती। रूसी सीमा से लगते इस इलाके पर रूस पहले ही कब्जा कर चुका है, लेकिन जेलेंस्की को उम्मीद है कि यहाँ के नागरिक भी रूस के विरोध में उठ खड़े होंगे। Донбасс никто не ставил на колени. И никому поставить не дано. Эти слова в Донецке, слова в Луганске знает каждый. Их часто повторяли. Раньше. А что сейчас? Донбасс, сейчас самое время. दरअसल पिछले दिनों में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें रूसी सेना पर पेट्रोल बम फेंककर प्रतिरोध किया गया। दरअसल इसी इलाके में रूस समर्थक समूह सक्रिय हैं। डोनेट्स्क और लुहांस्क के दो इलाकों को रूस ने अलग देश की मान्यता दी है। पुतिन दुनिया भर के नेताओं के सामने लगातार इस मांग पर अड़े हुए हैं। Поставить эти комплексы под контроль, и с этой секунды, вот с этой самой секунды, судьба России будет совсем иной. Потому что тогда нашим противникам стратегическим и не нужно даже иметь баллистические ракеты межконтинентальной дальности. Вот здесь прямо будут держать нас на мушке на ядерной, и все. Но как же мы можем пройти мимо всего этого? Активнее говорить о том, что... इस वक्त डोनबास पर रूस का कब्जा है, जिसमें रूसी टैंक आराम से घूम रहे हैं। डोनबास के विद्रोहियों को रूसी सेना का साथ मिल रहा है। विद्रोहियों के साथ मिलकर ही रूसी सेना डोनबास की सड़कों पर गश्त लगा रही है। लेकिन इसके बाद भी अभी पूरे डोनबास पर भी रूसी सेना का कब्जा नहीं हो पाया। पूर्वी हिस्से में इतने असर के बाद भी रूसी सेना आगे नहीं बढ़ पाई। यही वजह है कि दोनों पक्ष डोनबास के लोगों से भावनात्मक अपील कर अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं यूक्रेन का वो हिस्सा जहां पर रूस की सेना का कब्जा हो चुका है। मैप के जरिए आपको दिखाते हैं, जिसमें नीले इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है। इसमें यूक्रेन का दक्षिण, पूर्व और उत्तर का इलाका शामिल है। तो ये पूरा यूक्रेन का आप नक्शा देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और जो इलाके आपको नीले रंग से रंगे हुए नजर आ रहे हैं, उन इलाकों पर रशियन सेना ने कब्जा कर लिया है। ये दक्षिण, पूर्व और उत्तर का यूक्रेन है, जिस पर रूस की सेना कब्जा कर चुकी है। पीले रंग से ये पूरा नक्शा यूक्रेन का है, और नीले रंग के जो बॉर्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वहां पर रूस के सैनिकों ने कब्जा कर लिया है, यानी कि रशियन कब्जा वहां पर हो चुका है। यानी कि लगभग आधे बॉर्डर्स को अपना घेर लिया गया है, और यही चिंता का सबसे बड़ा विषय। देखिए, युद्ध के 11वें दिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, उससे अब ये लग रहा है कि यूक्रेन के पैर उखड़ रहे हैं। रूस की शक्ति के आगे यूक्रेन का सैन्य संघर्ष दम तोड़ रहा है। खैरसन शहर पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुका है, लेकिन वहीं पर आम जनता रूसी सेना का जमकर विरोध करती नजर आ रही है। कभी यूक्रेन के दक्षिण में धमाके, कभी हो रहे हैं हवाई हमले।
कभी जमीन से रूसी सेना कर रही है वार। तस्वीरें हैं खेरसान की, जहां रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना के कैंप पर कब्जा कर लिया है। ये तस्वीरें रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी की हैं, जिसमें खेरसन में यूक्रेनी सेना साजो सामान छोड़कर भाग खड़ी हुई है। पीछे छोड़े गए सामान में बख्तरबंद गाड़ियां और गोला बारूद शामिल है, जिस पर अब रूसी सेना का कब्जा है। खेरसन के मेयर ने दावा किया कि अब रूसी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए सशस्त्र बल खेरसन में मौजूद नहीं है। हालांकि खेरसन में जगह जगह रूसी सेना को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। खेरसन की सेंट्रल स्ट्रीट पर निकला लोगों का ये समूह रूसी सेना का विरोध कर रहा है। इन तस्वीरों में भी यूक्रेन का झंडा रूसी सैनिकों के सामने लहराया जा रहा है, जो दिखा रहा है कि कब्जे के बाद भी हालात आसान नहीं रहने वाले। खेरसन में लोगों का जज्बा ऐसा है कि एक शख्स तो यूक्रेनी झंडे के साथ रूसी सेना के टैंक पर चढ़ गया। खेरसन यूक्रेन के दक्षिण में है, जो काले सागर के बेहद नजदीक है। यहाँ की आबादी करीब 3 लाख है। दक्षिण में रूस ने क्रीमिया और काले सागर के रास्ते एंट्री की है। कुछ ऐसा ही हाल मारियुपोल का है, जहाँ रूस बमबारी कर यूक्रेनी सेना का मनोबल तोड़ रहा है। मारियुपोल उन जगहों में शामिल था जहाँ रूस और यूक्रेन ने सीज फायर किया था, लेकिन ये युद्ध विराम चल नहीं पाया। रूस ने दावा किया कि सेफ पैसेज से यूक्रेन ने एक भी नागरिक को निकलने नहीं दिया और इस मौके पर अपनी सेना को मजबूत किया। По просьбе украинской стороны в районе городов Мариуполя и Волновахи вводился режим тишины с полной остановкой боевых действий для обеспечения эвакуации мирного населения. По объявленным коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель. यही वजह है इन शहरों में युद्ध विराम खत्म कर फिर से गोलाबारी शुरू कर दी गई। वहीं दक्षिण में माइकोलाविव में भी रूसी सेनाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। तो पूर्व और दक्षिण में रूस की सेना आगे बढ़ रही है। ऐसे में यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में भी हमले की आशंका बढ़ गई है, जिसके चलते आम लोग वहां भी रूस के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं। राइफल के सहारे सुपर पावर से लड़ने का हौसला दिखा रहे हैं। कतार में खड़े लोगों की ये तस्वीरें पश्चिमी यूक्रेन के लीव शहर की हैं। यहाँ रूस से लंबी जंग लड़ने की तैयारी हो रही है। घर घर हथियार रखने की कोशिश शुरू हो गई है। लीव की ये इमारत हथियार सप्लाई करने वाली कंपनी का स्टोर है, जिसके बाहर आम लोगों की लाइन लगी है। जेलेंस्की सरकार ने जो मार्शल लॉ लगाया है, ये उसका नतीजा है। कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रूस से लोहा लेने के लिए विदेश से भी लौटे हैं। इस गन स्टोर के बाहर लोग इसी तरह सुबह से अपने नंबर का इंतजार करते हैं। फिर उनके लाइसेंस वाले दस्तावेजों की जांच होती है और एक एक कर लोगों को अंदर जाने की एंट्री मिलती है। जब ये बाहर निकलते हैं तो इनके हाथ में बंदूकें और कारतूस होते हैं। इस वक्त हम यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव में हैं। लगातार रूस के साथ चल रही लड़ाई के बीच खतरा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लंबी कतारें लग रही हैं वेपन की दुकानों के आगे। ये स्टवोल का स्टोर है, जो कि यूक्रेन की एक सबसे बड़ी हथियारों की चेन है और ऐसे में बड़ी लाइन लग रही है यहाँ पर लोगों की, जो अपने लाइसेंस के साथ यहाँ से हथियार लेने के लिए आए हैं। और हाल ही में जो यूक्रेन की सरकार है, उसने मार्शल लॉ के साथ साथ इस चीज़ की परमिशन भी दे दी है कि लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए हथियार ले सकते हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग हथियार लेने के लिए यहाँ पर आए। The Ukrainian government has allowed citizens to keep the weapon for their protection. Just so you understand, Ukrainians have the ability to have weaponry on hands, but until a few days ago this weaponry was just for hunting and there was no law for personal protection of Ukrainians. Now the government has passed the law that you can protect yourself, your family, your close ones against the invaders, against the Russians. There is no such law until now, as far as I know, for protecting against marauders, but you can protect yourself and your loved ones with a gun in hand. हर किसी को डर है कि न जाने कब उनके मुल्क में चल रही लड़ाई उनके घर परिवार के दरवाजे तक आ जाए। हालांकि लीव में लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन कीव पर रूस का कसता शिकंजा देख यहाँ भी लोग शहरी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं।
युवा युद्ध के मैदान में मोर्चा लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी सेना की मदद के लिए श्रमदान भी कर रहे हैं। ये लीव की एक पब्लिक लाइब्रेरी है। इसके भीतर का हाल देखिए। यहाँ कभी किताबें रहती थी, लेकिन फिलहाल युद्ध के माहौल में यहाँ सिर्फ फौजियों के लिए ड्रेस तैयार हो रही हैं और आम लोग यहाँ 6 से 7 घंटे तक देश की सुरक्षा के नाम पर काम कर रहे हैं। सैनिकों के लिए कैमोफ्लेज नेट बनाए जा रहे हैं। इस तरह के नेट आमतौर पर सैनिकों के लिए पोजीशन लेने, एयर डिफेंस गन या आर्टिलरी गन पोजीशन को कवर देने के काम में आती है। लोगों का कहना है कि सेना के जवानों के लिए इस तरह के नेट खार्किव और सूमी में नहीं बनाई जा सकती, इसलिए यहाँ लीव से तैयार कर इसे युद्ध के मोर्चे पर भेजा जा रहा है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो जंग की एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। देखिए, यूक्रेन में रूस की सेना पर लगातार आम लोगों पर फायरिंग और मिसाइल हमले के आरोपों के बीच एक अलग तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें रूसी सेना के जवान आम लोगों में राहत सामग्री बांटते हुए नजर आ रही है। रूसी सेना की ओर से राहत सामग्री बांटने की ये तस्वीर बर्दनस्टैंक की है, जहां एक ट्रक में राहत का सामान लेकर आई थी रूसी सेना। तो ये अलग सी तस्वीर इस जंग के बीच, जहां अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि रूसी सेना आगे थी और आम नागरिक उनके सामने खड़े थे, उन्हें वापस भेजने की कोशिश कर रहे थे। लगातार हमले हो रहे हैं, जंग जारी है, लेकिन जंग के बीच ये एक मानवता की कहानी बयां करती एक अनोखी सी तस्वीर, जहां रूसी सेना लोगों को राहत का सामान बांटते नजर आ रही है। और अब बात करते हैं ऑपरेशन गंगा की, जो अब फुल स्पीड के साथ चल रहा है और यूक्रेन में फंसे कुल 20,000 भारतीयों में से 13,000 घर लौट चुके हैं। लेकिन अब भी सूमी में फंसे 700 छात्रों को उनके वतन पहुंचाना चुनौती बना हुआ है। वजह है वहां लगातार हो रही गोलीबारी। हम अब क्या करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और पता नहीं आज हम जिएंगे या फिर कल नहीं जी पाएंगे। हम लोग यहाँ क्या करेंगे? अभी तक हम लोग के लिए कोई एक्शंस नहीं लिया गया। यहाँ से एक भी बच्चे को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसे हुए हैं, मोर देन 400 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। प्लीज हम गवर्नमेंट को ये बोलना चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चों को यहाँ से निकालिए। भारत की सरकार से ये इमोशनल अपील सूमी में फंसे भारतीय छात्रों की है। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक करीब 13,000 भारतीय छात्रों की वतन वापसी हो चुकी है। लेकिन यूक्रेन में सूमी ही एक ऐसा इलाका है जहां से छात्रों का रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे मुश्किल दिख रहा है। इस इलाके में दोनों सेनाओं के बीच भीषण जंग जारी है और ऐसे में वहां फंसे करीब 700 छात्रों को निकालकर बॉर्डर तक पहुंचाना चुनौती ही नहीं, बल्कि जान के खतरे से खेलने जैसा है। I would urge all our students who are there in Sumy, we know what you're going through. It's a tough situation. You are managing it with fortitude. Please stay safe. Avoid unnecessary risks. Safety and security is paramount. We feel your pain, the difficulties you're going through. Just bear with us as you see. Please follow the advisories our embassy is issuing. We are the complete attention of our evacuation efforts are now on getting you out safely. Moving on to Kharkiv, there are some positive development in terms of what we understand is that almost all Indians have now left Kharkiv city. That's certainly a very positive development. As you know, this was an area of considerable concern for last few days. विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारतीय छात्रों को खार्किव से निकाला जा चुका है। पिसोचिन से भी कुछ घंटों में सबका रेस्क्यू हो जाएगा। अब बस सूमी पर सरकार का जोर है। उनके लिए सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है, लेकिन सुरक्षा सबसे ऊपर है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक वो छात्र टेंशन में तो हैं, लेकिन सुरक्षित जगह पर हैं। ये राहत की बात है। सरकार लगातार उनके संपर्क में है। तो सूमी के अलावा जिन इलाकों से भारतीय छात्र बॉर्डर के देशों में पहुंच रहे हैं, उनको भारत पहुंचाने का काम अब तेज गति से चल रहा है। आज भी 13 उड़ानों के जरिए सैकड़ों छात्रों की वतन वापसी होने वाली है। ऑपरेशन गंगा के तहत 63 उड़ानों से अब तक करीब 13,000 भारतीयों को लाया गया है। 11 मार्च तक कुल 100 उड़ानों का शेड्यूल तय किया गया है, जिसमें वायुसेना के साथ 6 निजी विमान कंपनियों के प्लेन भी शामिल हैं। 26 फरवरी से भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया था।
कि देखिए 7वें चरण में पूर्वांचल के आजमगढ़ से लेकर वाराणसी तक के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग होनी है। ये 54 विधानसभा सीटें बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए ने इन 54 सीटों में से 36 सीटें जीती थी, जिसमें बीजेपी के खाते में 29 सीटें आई थी। तो कल 7वें चरण और आखिरी चरण का चुनाव और फिर 10 को आएंगे नतीजे। और कल होने वाले चुनाव में जो विधानसभा सीटें हैं वो बीजेपी के लिए बहुत अहम है, वो एनडीए के लिए बहुत अहम है। जिस तरह से कोरोना वेरिएंट आने के निश्चित समय की खबर लोगों को होती है, वैसे ही इन दिनों 7 मार्च के बाद भारी महंगाई की खबर लोगों के बीच में फैली हुई है। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि कोरोना सभी को नहीं हुआ था, लेकिन महंगाई का ये वेरिएंट किसी को भी नहीं छोड़ेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।